प्यारे बच्चों, आज मैं अंश क्लासेज की तरफ से आप सभी को इंटरमीडिएट के फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी आपके एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसकी जो भी छोटी मोटी थ्योरी जो होंगे उसको लिखते भी चलेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या दिया इसमें। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। इसके इतिहास जानेंगे सबसे पहले कि क्या चीज है, कैसे क्या है। इसके बारे में जानने के लिए हम आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। आज से हम लोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व की हम बात करेंगे। इसमें एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था। उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स, याद रखिएगा। थेल्स नामक एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस घर्षण विद्युत के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि जो घर्षण विद्युत है, घर्षण विद्युत जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक घर्षण और एक विद्युत। घर्षण का मतलब होता है रगड़ और विद्युत का मतलब होता है कि रगड़ने से जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम लोग विद्युत के नाम देते हैं। तो हम इसमें ये बताएंगे कि थेल्स के अनुसार घर्षण विद्युत जो होता है, घर्षण का अर्थ होता है रगड़ और विद्युत का अर्थ होता है वस्तु की रगड़, अर्थात उसके गुण को हम लोग कहेंगे। आइए जानते हैं इन्होंने क्या था। इन्होंने सर्वप्रथम दो वस्तुएं दिए थे। पहली वस्तु जो थी वह अंबर था। अंबर लिए और इसके साथ उन्होंने ऊन ली। ये मान लेते हैं कि अंबर हो गया और ये आपका मान लेते हैं कि ऊन हो गया। उन्होंने इन दोनों को आपस में रगड़ा और उसके बाद इस दोनों को, अंबर और ऊन को आपस में उन्होंने रगड़ा। उन्होंने ये प्राप्त किया कि जैसे इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है यह आवेशित हो जाते हैं और ये छोटे छोटे तिनकों को, जैसे कागज का टुकड़ा और अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ जो हल्के होते हैं आकर्षित करता है। और उसमें अंबर जो होता है, अंबर यह किसी भी मतलब जो छोटे तिनके जो होते हैं उनको मतलब अपनी तरफ खींचता है। इसलिए इसको उन्होंने ये बताया कि यह विद्युतमय है। क्या है? विद्युतमय। इसको हम क्या कहेंगे? विद्युतमय कहेंगे। क्यों? क्योंकि हल्की वस्तु को क्या करता था? अपनी तरफ खींचता था। उसके बाद जैसे समय व्यतीत हुआ, लगभग 2000 वर्ष बीत जाए, तो सन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। अब इन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार थेल्स ने बताया था उसी प्रकार उनके ही सिद्धांतों पे अब नए तौर पे उन्होंने खोजना स्टार्ट किया और उन्होंने ऊनी वस्त्र लिया, मतलब ऊन लिया और इसके साथ एक कांच का टुकड़े लिए। ये आपका मान लेते हैं ऊन हो गया और ये क्या हो गया आपका? ये कांच हो गया। अब इन दोनों को आपस में उन्होंने रगड़ा। तो जिस प्रकार थेल्स ने बताया था कि जब कि ये दो वस्तुओं को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो वह वस्तुएं हल्की वस्तुओं को, हल्की छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर गिलबर्ट जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, 16 ईस्वी में बताया था कि जब ऊन को और कांच को हम आपस में रगड़ते हैं, यह जो होते हैं ये छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके अलावा और अन्य पदार्थ हैं, जैसे बिल्ली की खाल ले ले
बिल्ली की खाल और एबोनाइट ले ले। बिल्ली की खाल और एबोनाइट को आपस में रगड़ा जाता है, एबोनाइट को आपस में रगड़ा जाता है तो ये भी आवेशित हो जाते हैं और ये भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक कुछ समय इसी तरह क्रिया चलता रहा और यही गिलबर्ट ने अब क्या किए कि अब ये जानना चाहा कि इस पे जो आवेश उत्पन्न होते हैं उनकी प्रकृति क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनके प्रकार किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने क्या किया कि दो कांच के टुकड़े लिए और दो एबोनाइट के टुकड़े लिए। कांच मतलब ग्लास, एबोनाइट। अब क्या किए कि इन्होंने कांच से कांच में रगड़ा और एबोनाइट को एबोनाइट में रगड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि कांच वाले को कांच के पास लाए तो उन्होंने देखा कि इन दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार एबोनाइट भी एक दूसरे को रगड़ करने के बाद प्रतिकर्षित करता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जैसे उन्होंने कांच के टुकड़ों को आपस में रगड़ा और एबोनाइट के टुकड़े को आपस में रगड़ने के बाद एक कांच के टुकड़े के लिए और एक एबोनाइट के टुकड़े के लिए जब इन दोनों को पास लाए तो उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात एक दूसरे की तरफ खींचाव बनाते हैं, खींच में आते हैं। तब उन्होंने बताया कि किन्हीं दो वस्तुओं को, अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वह विपरीत आवेश उत्पन्न करती है। और इन्हीं सिद्धांतों पे आगे उन्होंने अपने प्रयोगों को प्रतिपादित करते गए। आइए आगे देखते हैं क्या है उसमें, कैसे क्या। आपको इसमें याद रखना है ये चीज। अब इसमें केवल ये कांच और एबोनाइट की बात नहीं है। अगर हम ऊन के अगर दो अलग अलग हम टुकड़े लेते हैं, जैसे मान ले कि हम ऊन का, ये ऊन है और एक और हम क्या ले लेते हैं, ऊन का टुकड़ा ले लेते हैं। जब इसको आपस में रगड़ा जाएगा, इनको पास जब लाएंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक इसी तरह अगर हम बिल्ली की खाल की बात करें, बिल्ली की खाल की हम बात करें, बिल्ली की खाल की यदि हम बात करें, यदि हम दो ले ले अलग अलग बिल्ली की खाल और इन दोनों को क्या करें, आपस में रगड़े, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि इनके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा उसकी प्रकृति एक जैसे ही होगी, क्योंकि एक ही सेम ये वस्तु है ना, सेम पदार्थ है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि हम ऊन को, जैसे हम क्या करते हैं, एक ऊन ले ले और एक हम बिल्ली की खाल ले ले, बिल्ली की खाल ले ले। अब इसको आपस में रगड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव में आ जाएंगे, अर्थात इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है कि घर्षण विद्युत की जब डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। आपको क्या रखना है कि दो वस्तुओं के घर्षण, अर्थात यदि अलग अलग प्रकृति की दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे जो उत्पन्न आवेश जो होगा उसे घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। अब इसमें एक बात आता है कि स्थैतिक विद्युत क्या होगा, इसी का टॉपिक है कि स्थैतिक विद्युत किसे कहते हैं। इसमें क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि घर्षण विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, घर्षण विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। अब इसकी कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी इसमें क्या किया था कि हम एबोनाइट ले लेते हैं और ऊन ले लेते हैं, एबोनाइट और ऊन लेते हैं, जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ेंगे तो
एबोनाइट जो होगा आपका, इसमें आपके घर्षण विद्युत उत्पन्न होंगे। ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, इसलिए यहां पर आपका एबोनाइट जो होगा इसे हम लोग स्थैतिक विद्युत कहेंगे। डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें लिखा है कि घर्षण विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, इसमें देखिए एबोनाइट में क्या होगा, यह उत्पन्न होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए इसको हम स्थैतिक विद्युत कहते हैं और इसे विद्युतमय के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं, आते हैं आधुनिक। अब देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि किसी पदार्थ का वह गुण, अर्थात एक पदार्थ का एक गुण होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी पदार्थ है, उसका विशेष कुछ गुण होता है, तो उसी के आधार पर निर्देशन दिया गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। अब बात आती है कि विद्युत आवेश जो होता है इसको किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। आपको याद रखना है कि विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा और छोटा, स्मॉल Q से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं कैपिटल Q से भी दिखाते हैं। और यह Q जो होता है, इसका मतलब पूछा जाए कि ये बताइए कि इसका मात्रक क्या होता होगा, तो मात्रक से पहले आपको जानना होगा कि आवेश जो होता है, आवेश, यह आवेश किसी चालक तार के किसी बिंदु से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात आवेश जो होगा यह n इंटू E के बराबर होता है। अब करेंगे हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q बराबर n इंटू E, जहां n आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E आपका जो है यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यह आपका माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। आपको याद रखना है कि Q बराबर n इंटू E होता है, जहां n आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है और E जो होता है यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को प्रदर्शित करता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आवेश की जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, यूनिट, आवेश की मात्रक की जब बात करेंगे तो आवेश का मात्रक कूलम होता है और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम में जब इसका मात्रक पूछा जाएगा आपसे तो आप सीधे सीधे बताएंगे कूलम होता है। आपको क्या याद रखना है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और आवेश जो होता है उसे n इंटू E लिखते हैं, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है और E जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वह माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए
आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। आइए अब देखते हैं कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जानना होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ जो है वह मूल कणों से मिलकर बना है और मूल कणों के मिलने से परमाणु का निर्माण होता है, परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है और अणुओं के मिलने से किसी पदार्थ, बड़े आकार के पदार्थ का निर्माण होता है। तो पहले बात आती है किस चीज की? अणु। इससे छोटा होता है परमाणु और इससे छोटा जो होता है वह मूल कण कहलाते हैं, मूल कण। अब मूल कण में क्या क्या आ जाएगा? तो आपको याद रखना है कि मूल कण में आपके इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा और न्यूट्रॉन आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हीलियम परमाणु लेंगे। इसके परमाणु क्रमांक जानते हैं आपको कितना होता है? Z2 होता है। जब इसके बात करेंगे, इसके लिए जो बनाएंगे हम देखेंगे, अगर इसको बनाते हैं तो सभी जानते हैं कि जो नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। अब इसमें बात आती है कि लोग ऐसे करते हैं कि नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक की बात आती है कि नाभिक किसको कहते हैं? नाभिक की जब बात आएगी तो क्या बताएंगे आपको? तो आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि किसी भी तत्व के परमाणुओं के केंद्र में उपस्थित धनावेशित भाग, जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज है और कोई भी हम परमाणु बनाते हैं, इसकी जो सेंटर जो होता है धनावेशित होता है। तो आपको क्या रखना है कि किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग होता है उसे हम लोग नाभिक कहते हैं और नाभिक में जो आपका होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु वह उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब यह है कि उदासीन तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के क्या हो? इक्वल। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉनों की संख्या 5 है, ये हीलियम भी है, इसका 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? 2 होगी। तब जाकर हम कहेंगे कि क्या है? परमाणु उदासीन है। और वास्तव में परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है। इस हिसाब से थोड़ा और आगे हम चलते हैं, देखते हैं। हमको ये इसमें देखना है कि नाभिक में जब हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन जो होगा इस पे क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यह उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस हिसाब से जो गिलबर्ट थे इन्होंने अपने प्रयोग को आगे की तरफ बढ़ाया और उन्होंने जैसे 2 तरह के पदार्थ दिए, एक आपका बिल्ली की खाल या उलेन ले ले, जैसे मान लेते हैं कि उलेन ले लिए, और दूसरी जो वस्तु थी वह मान लेते हैं कि वो कांच। दोनों अलग अलग है। जब तक ये ऐसे रखे गए हैं तब तक ये उदासीन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे इसको आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या उत्पन्न होता है? माइनस चार्ज उत्पन्न होती है। क्या? इसको हम सी लिख देते हैं या डब्ल्यू लिख देंगे। ये उलेन है ना, इसको ऊन ले ले, ये ऊन है और ये क्या है आपका? ये कांच। मान लेते हैं कि इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। अब इसमें बात ये आती है कि कैसे क्या होता होगा इसमें। जब इसको हम रगड़े तो मान लेते हैं कि उन पे क्या हो गया? माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ और कांच के ऊपर प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ। इसमें कौन सी घटना घट सकती है? तो इसमें ये होगा कि जो इसमें धनात्मक जो होगा, ये प्लस वाला जो होगा यह इधर की तरफ बढ़ेगा।
न कि माइनस और इधर की तरफ, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें यह धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ही चलता है। तो आपको याद रखना है कि यह धन से क्या होगा, ऋण की तरफ चलेगा। यही से ज्ञात होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में जब रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद उन दोनों के ऊपर अलग अलग प्रकृति के आपके आवेश उत्पन्न होते हैं। और जिस पदार्थ पे जैसे मान लो कांच और क्या है, ऊन है, जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसे हम ऋणात्मक आवेश कहेंगे, और जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसे हम धन आवेश कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों पदार्थों को हम आपस में रगड़ दिए तो एक पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा और एक पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा उसको ऋण आवेश कहेंगे, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे हम धन आवेश कहेंगे। आइए उसका हम डिफिनेशन आपको लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा कैसे क्या। आइए अब देखते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आवेश के प्रकार दो तरह के होते हैं। अभी जैसे हम बनाकर दिखाए थे इसमें ऐसे जैसे लिए थे, एक आपका क्या था, एक हम बताए थे कि एक उसमें कांच था और एक आपका उलेन था। जैसे हम बताए थे ना इसमें कि ऊन है और ये क्या है आपका कांच है। इसको मान लेते कि क्या है ये, और इस पे क्या, इसमें क्या हो, इसमें जा रहा, इसमें क्या याद रखना है कि आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धन आवेश होता है और एक आपका क्या होता है, ऋण आवेश। अभी हमने ये बताया कि जब दो वस्तुओं को, जैसे ये दो है, ये दो है, इन दोनों को आपस में यदि हम रगड़ेंगे इसमें अलग अलग आवेश उत्पन्न होंगे। ऐसे तो एक ही पदार्थ के बने हैं तो इसमें तो एक ही होगा, अगर अलग हम कोई चीज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अब इन दोनों को रगड़ते इसमें अलग अलग आवेश उत्पन्न होंगे। जब अलग अलग आवेश उत्पन्न होंगे तो इसमें किसी एक से दूसरे में क्या होगा, आवेश जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे क्या कहेंगे, ऋण आवेश कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे हम धन आवेश कहेंगे। अब इसके बारे में बताया किसने था, तो आपको याद रखना है जो आपके गिलबर्ट जो थे उन्होंने ही बताया, लेकिन इसमें एक मैटर ये फंसता है कि धन आवेश और ऋण आवेश नाम किसने दिया। तो आपको ये याद रखना है कि एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये रहने वाले कहाँ के थे, ये अमेरिका के रहने वाले। इनका पूरा नाम आपको याद रखना, इनका पूरा नाम जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन था, और इनको ही आवेश का मतलब आवेश में कौन, धन आवेश और ऋण आवेश पिता कहा जाता। धन आवेश और ऋण आवेश मतलब आवेश का पिता कहा जाता है, किसको, फ्रैंकलिन को। आइए हम देखते हैं आगे क्या कैसे क्या है। तो आपको क्या हम बताया भी कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश जो होगा उससे हम क्या कहेंगे, धन आवेश कहेंगे, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होगी उससे हम क्या कहेंगे, उस उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहेंगे। अर्थात आप देखिए ये कांच से ऊन में आ रहा है, आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा धन आवेश होगा और कौन सा ऋण आवेश होगा, तो बता सकते हैं कि जब कांच से ये ऊन में जा रहा है, कांच से ऊन में जा रहा है, इसका मतलब कि कांच के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और इसके पास क्या हो गई है, कमी हो गई। अर्थात जो पूरा करेगा, कहने का मतलब यह है जिसमें अधिकता होगी उसे हम ऋण आवेश कहेंगे, जिसमें कमी होगी उसे धन आवेश कहेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या चीज है। आइए अब देखते हैं कि आवेश के
गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या क्या होता है, इसके गुण देखते हैं। पहली बात, इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण की बात होती है। दूसरी बात कि विद्युत प्रेरण क्या होता है, ये गुण है। तीसरा आपका होता है आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। चौथा आपका आता है आवेश संरक्षण का नियम। पांचवा आपका आता है आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। ये हम टोटल आपको 5 इसके गुण बताएंगे। पहले हम बात करते हैं पहला कि प्रतिकर्षण और आकर्षण का गुण क्या होता है। तो आपको याद रखना है, जैसे हम पिछले बताए थे कि अगर हम कांच लेते हैं, याद रखिएगा, कांच लेते हैं, ये दोनों कांच है और इसको आपस में हम रगड़ते थे, जैसे इसको हम पास लाते थे तो ये प्रतिकर्षित करते थे। इसके ठीक विपरीत क्या था कि हम कांच और उसके बाद हम बात किए थे उलेन का, मतलब ऊन का। जैसे ये क्या है आपका ऊन है, क्या है ऊन है, ऊन ले ले, अब इसको रगड़ ले आपस में, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके अलावा यदि हम एबोनाइट ले ले, एबोनाइट क्या ले ले, एबोनाइट ले ले, अगर एबोनाइट लेते हैं, इनको भी आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात दोनों को पास लाते हैं तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे कि कांच को और एबोनाइट को रगड़ने के पश्चात पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें यह याद रखना है कि समान आवेशों के बीच, क्या रखना है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब क्या, कि यदि हम प्लस प्लस लेते हैं तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस मान ले भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन आपके यदि हम असमान ले ले, असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। कहने का मतलब क्या, यदि हम प्लस ले ले और माइनस ले ले तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, खींचे चले आएंगे। यदि माइनस ले ले और प्लस ले ले, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। अर्थात आपको याद रखना है कि जब समान आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। यदि वे असमान आवेश होंगे, विजातीय अवस्था में होंगे, तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। अब आते हैं दूसरा कि विद्युत प्रेरण क्या होता है। विद्युत प्रेरण की बात क्या पूछते हैं, तो विद्युत प्रेरण आपको याद रखना है कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई दो वस्तु मान लेते हैं, ये कोई धातु है, इसके पास में कोई अन्य धातु हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे इसको रखे हैं तो दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग रखी हुई हैं, तीव्रदासीन की अवस्था में है, लेकिन हम किसी अन्य माध्यमों से इसको क्या कर देते हैं, चार्जित कर देते हैं। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, चार्जित कर देते हैं, ये चार्ज हो गया, मतलब इसमें हम विद्युत का प्रवाह किसी माध्यम से कर दिए, और ये आपका जो है, यह आपका उदासीन है। उदासीन होने का मतलब क्या, किसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस भी समान है और प्लस भी समान है। अब क्या होगा कि जैसे हम इसके पास लाएंगे, इसमें कौन सी घटना घटेगी, आपको याद रखना है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसमें यह होगा, ये तो चार्जित किया गया, चार्ज है, ये चार्ज है। इसको जब चार्ज किए हैं, तो क्या करेगा
कि जो इसमें के प्लस वाले चार्ज जो होंगे उनको प्रतिकर्षित करेगा और इसके विपरीत वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसके अंदर इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न होगा कि जो आपके माइनस होंगे ये इधर चले आएंगे, जो प्लस होंगे प्रतिकर्षित होकर उसके लास्ट छोर पे चले जाएंगे। आपको क्या याद रखना है कि जब किसी आवेशित पदार्थ या किसी धातु के पास में किसी उदासीन पदार्थ धातु को लाते हैं तो उसमें जो चार्ज उत्पन्न होते हैं वह विपरीत वाले चार्जित वस्तु की सिरे की तरफ चले आते हैं, जबकि उसके समान आवेश जो होंगे वो उसके दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। आइए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं आवेश की। अब देखते हैं कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। तो देखिए आप पढ़े क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित करना है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसकी क्वांटम प्रकृति जो होती है इसमें थोड़ा ये आपको याद रखना है कि यह हमेशा एक गुणज में रहेंगे। यह त्रिज्या हो सकता है, यह आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, यह आपका 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, यह आपका 8.0 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। ये देखिए ये गुणज में है। इसमें आपको क्या रखा जाता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है इन सबका ये गुणज देख लीजिए। 1.6 इसका दोगुना हम करेंगे तो 3.2 आएगा, मतलब 16 दूनी 32 होता है, 16 की 48 होता है, 16 × 80 होता है। तो इन तीनों से हमको कोई मतलब नहीं, इसके गुणज में आ सकते हैं, लेकिन हमको यही याद रखना है और इसी के हिसाब से क्या करना है, काम करना है। इसके करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी पीछे में एक फार्मूला बताए थे कि Q बराबर N × E, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन की आवेश मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को प्रदर्शित करता है। इसमें यह बात याद रखना है कि यह N बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और आगे भी हो सकते हैं। यदि इस हिसाब से मान लिया लिखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है कि Q बराबर, यदि हम 1 रखते हैं, N बराबर, अगर हम क्या करते हैं N बराबर 1 रखते हैं तो 1 गुणा और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो लिखा जा सकता है कि Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 रखेंगे तो जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यहां से निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बात याद रखना। इसलिए हम करते क्या है कि इसको बताने के लिए हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि Q जो होता है यह प्लस और माइनस यह आपका N × E होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यही इसका क्या है, आवेश की क्वांटम प्रकृति होती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि आवेश के संरक्षण का जो नियम आता है इसके कहने का मतलब क्या है, तो थोड़ा देखा जाए। अब देखते हैं आवेश के संरक्षण का नियम क्या है। तो जिस प्रकार द्रव्यमान का संरक्षण नियम आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, या आपने ऊर्जा संरक्षण भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसको रूपांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेश में भी होता है कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आवेश को मतलब विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे रूपांतरित किया जा सकता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब अगला आते हैं कि आवेश की मात्रा और वेग का प्रभाव।
आपको 11 में पढ़ने के लिए मिला होगा कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो गति की अवस्था में उसका द्रव्यमान बदल जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए वस्तु के गतिमान की हम बात करते हैं, कोई वस्तु गति कर रही है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जब वो रुकी हुई है तो उसके द्रव्यमान को m0 या m0 लिखा जाता है, जब गति में होता है तो उसके द्रव्यमान को mv लिखा जाता है। और गति द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि mv बराबर m0 बटे में अंडर रूट में 1 माइनस v अपान c स्क्वायर। v क्या है? चाल है, और c भी क्या है? चाल है। लेकिन इसमें c आपका जो है यह प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल है। ये c बराबर जो आपका होता है यह 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात याद रखिए। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव, अगर आपसे पूछा जाता बताएंगे कि आवेश की मात्रा पर वेग के प्रभाव से, अर्थात आवेश जो होगा किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रहेगा कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि द्रव्यमान पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश कभी बदलता नहीं है। लास्ट इसमें आपका आवेश के गुण में आता है कि योग का गुण। योग का गुण का मतलब क्या कि जैसे मानते हैं कि Q है 2Q है 3Q है। अब इन योग का मतलब क्या कि Q प्लस 2Q प्लस 3Q, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 6Q, अर्थात आवेशों को आपस में जोड़ा या घटाया जाए। या योग की बात हो रही है तो आवेशों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है बाबू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।